हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। सो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि एसेट 200 का ऑब्जेक्टिव, कुछ डेफिनेशंस। तो मैं आगे का पार्ट कवर करने से पहले आपको समराइज करा देता हूँ आज तक हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने फर्स्ट क्लास में ये पढ़ा था कि ऑडिट क्या होता है। इट्स एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। उसके बाद हमने ये समझा था कि ऑडिट में जो क्या है, डेफिनेशन जो है ना, वो ऑडिट की डिफाइन नहीं की गई है। उसके अंदर एश्योरेंस की डेफिनेशन डिफाइन की गई है। एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? एन एंगेजमेंट वेयर प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस कंक्लूजन ऑन अ सब्जेक्ट मैटर against given criteria. Why? To increase the confidence of intended users. उसके बाद हमने समझा था प्रैक्टिशनर दो तरह के काम करता है। जो सीएन प्रैक्टिशनर दो तरह के काम करता है। एक होता है एश्योरेंस रिलेटेड, जहाँ पे वो ओपिनियन देता है, कंक्लूजन देता है। दूसरा होता है रिलेटेड सर्विसेज, जहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं देता, कोई ओपिनियन नहीं देता। ठीक है। तो अगर वो एश्योरेंस एंगेजमेंट कर रहा है तो वो दो तरह की हो सकती है। एक हो सकता है रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, उसमें अगर हाई लेवल एश्योरेंस दे रहा है तो उसे बोलेंगे ऑडिट। अगर मॉडरेट लेवल एश्योरेंस है उसे बोलेंगे रिव्यू। अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चूंकि प्रोजेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे मॉडरेट लेवल एश्योरेंस दिया जाता है। इसे हम बोलते हैं एश्योरेंस। रिलेटेड सर्विसेज, जहाँ पे कोई एश्योरेंस नहीं होता, यहाँ पे हम बोलते हैं रिलेटेड सर्विसेज, और इस पे एप्लीकेबल होते हैं SRS। लास्ट वीडियो में मैंने गलती से यहाँ पे SRE बोल दिया था, इट इज SRS। इसके बाद हमने समझा था फ्लो ऑफ स्टैंडर्ड। ऐसे 200 सीरीज में अपॉइंटमेंट स्कोप के बारे में है, 300 में प्लानिंग प्रोग्रामिंग है, 500 एंड 600 में ऑडिट प्रोसीजर्स एंड एविडेंस के बारे में, 700 में कंक्लूजन एंड ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद हमने समझा था ऐसे 200 का कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। हमने सबसे पहले समझा था कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है। ऐसी इंफॉर्मेशन जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है, जहाँ पे हमारा मनी इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हमने समझा था कि भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो पता कर दिया, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये हमारा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट कैसे प्रिपेयर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बाय यूजिंग FRF। और क्यों करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर? टू कम्युनिकेट द इंटरनल यूजर्स अबाउट एसेट लायबिलिटीज एंड चेंजेस देयर इन। उसके बाद हमने समझा था FRF क्या होता है। FRF क्या होता है? एक फ्रेमवर्क होता है टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड इट मे बी रिक्वायर्ड बाय द लॉ, और इट मे बी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एंटिटी और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल क्या था यहाँ पे, जो NGOs होते हैं या गवर्नमेंट एंटिटी होती है जिन्हें कैश एंड पेमेंट अकाउंट ही बनाना होता है। उसके बाद हमने समझा था मिस स्टेटमेंट क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन अमाउंट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर as used in preparation and presentation of financial statement and as required by the FRF। अगर FRF से अलग आ रहा है आपका अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, तो इससे यहाँ पे बोलेंगे मिस स्टेटमेंट हो रहा है। उसके बाद हमने ऑडिट रिस्क को समझा था। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मिस स्टेटमेंट है जो मटेरियल है, लेकिन ऑडिटर उसको पहचान नहीं पाया, डिटेक्ट नहीं कर पाया, और उसकी वजह से वो एक गलत ओपिनियन दे देता है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है, यानी एज पर FRF नहीं बनाया गया, और जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल है, लेकिन ऑडिटर बोल देता है कि इट्स ट्रू एंड फेयर व्यू, इट्स गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ऐसी ओपिनियन अगर दे देता है ऑडिटर गलत, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिस स्टेटेड, तो इसे हम बोलेंगे ऑडिट रिस्क। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इंडिपेंडेंट का मतलब हमने समझा था कि सारे तरह के रिलेशन से, रिश्ते नाते सबसे दूर होना चाहिए ऑडिटर को, जिस भी एंटिटी के वो ऑडिट कर रहा है उससे। दूसरा हमने देखा था कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद दी एसेज। एसेज के अकॉर्डिंग ऑडिट करना क्यों जरूरी है वो हम बाद में पढ़ेंगे स्कोप के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब सर 100% सर्टिफाई करना कि जो भी मैंने काम किया है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो 100% करेक्ट है। सर तो वो क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है। क्या क्या होती है वो हम बाद में पढ़ेंगे। हमें क्या करना है? ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। क्या रीजनेबल एश्योरेंस के अंदर करेंगे सर? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट बाय द ड्यू टू फ्रॉड और एरर। और जब वो ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? वो एविडेंस गैदर करेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और ऐसा करने के बाद क्या होगा सर? वो रिपोर्ट बना पाएगा, एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंप्लाइंग विद द FRF इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट। मटेरियल रेस्पेक्ट क्यों बोला है सर? सर हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट FRF से कुछ छोटी छोटी डेविएशन कर ले। फॉर एग्जांपल 100 रुपए का अमाउंट है, 500 करोड़ की कंपनी है, वहां पे हो सकता है 100 रुपए प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं किया गया हो, 100 रुपए को पेंडल की बजाय कैपिटलाइज कर दिया गया हो, पेंडल में चार्ज नहीं किया गया हो। ऐसा हो सकता है जो इमटेरियल चीजें FRF के अकॉर्डिंग ना हो। तो इन मटेरियल चीजों को, जिससे जो हमारे इंटरनल यूजर्स हैं उनके डिसीजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको हम इग्नोर करेंगे।
ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द एसेज एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, जो हमारे स्टैंडर्ड है सीरीज प्लस जो हमारा फॉर एग्जांपल कंपनी ऑडिट में जो हमारे रिपोर्ट दी गई है कारो वगैरह, इनके अकॉर्डिंग हमें रिपोर्ट करना। उसके बाद हमने समझा था ऑडिट रिस्क के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। पहला हमने पढ़ा था रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो हमारा ऑडिट रिस्क के दो कंपोनेंट है, पहला रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, दूसरा डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट की भी दो कंपोनेंट है, पहला इनहेरेंट रिस्क, दूसरा कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है सर? इनहेरेंट रिस्क क्या होता है सर? विदाउट कंसिडरिंग इंटरनल कंट्रोल, हमारे अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड डिस्क्लोजर में मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का कितना परसेंट चांसेस है, कितनी ससेप्टेबिलिटी है, कितना अंदेशा है, इसे हम बोलेंगे इनहेरेंट रिस्क। कंट्रोल रिस्क का क्या मतलब होता है सर? सर हमारे कंट्रोल लगा दिया हमने अपनी इनहेरेंट रिस्क को कम करने के लिए, लेकिन कंट्रोल भी हो सकता है इनएफिशिएंट हो, और कंट्रोल होने के बावजूद कुछ हद तक मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं जो मटेरियल हो। मतलब हमारा कंट्रोल क्या कर रहा है, जो मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं उसे प्रिवेंट नहीं कर रहा, डिटेक्ट नहीं कर पा रहा और टाइमली करेक्ट नहीं कर पा रहा। तो ऐसे रिस्क को क्या बोलेंगे हम? कंट्रोल रिस्क। यानी जो हमारे इंटरनल कंट्रोल में डिफिशियंसीज है, जो कमी है कि वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट को नहीं चेक कर पा रहा, नहीं प्रिवेंट कर पा रहा, नहीं डिटेक्ट कर पा रहा, नहीं करेक्ट कर पा रहा। तो मतलब इंटरनल कंट्रोल में जो कमी है उसकी वजह से मटेरियल स्टेटमेंट होने के चांसेस कितने हैं, इसे बोलेंगे हम कंट्रोल रिस्क। उसके बाद हमने पढ़ा था डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क का मतलब चांसेस ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शैल नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर। मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस कितने हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटर पकड़ नहीं पाएगा। फॉर एग्जांपल ऑडिटर ने बहुत अच्छे से ऑडिट किया बट स्टिल कुछ चांसेस रह गए कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है, ऐसे चांसेस को क्या बोलेंगे हम? डिटेक्शन रिस्क। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और पढ़ाना चाहूंगा कि जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है यानी इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क, इसका डिटेक्शन रिस्क के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसे होता है सर? सर डिटेक्शन रिस्क क्या होती है? ऑडिटर के कंट्रोल में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑडिटर में एक 12 महीने की सेल्स का मुझे चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक एंटिटी है उसके 12 महीने का सेल्स अकाउंट चेक करना है कि 12 महीने से सेल्स जो भी किया। पहला केस लेता हूं मैं, अगर मैं 6 महीने का सेल्स चेक करता हूं सैंपल बेसिस पे। दूसरा केस लेता हूं मैं 10 महीने का सेल्स चेक करता हूं सैंपल बेसिस पे। किस केस में चांसेस है कि कुछ मिस स्टेटमेंट रह जाए, कुछ गलतियां पकड़ में ना आए? ऑब्वियसली पहले केस में चांस है, क्योंकि पहले केस में हमने केवल 6 महीने का किया, दूसरे केस में हमने 10 महीने का किया, तो यहाँ पे कम चांस है कि कुछ मिस स्टेटमेंट रह जाए। तो ऑब्वियसली अगर आप ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा बढ़ाएंगे तो आपके डिटेक्शन रिस्क कम होगा। अगर आप ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा करेंगे तो आपका डिटेक्शन रिस्क कम होगा। रेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है तो हमें ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा लगानी चाहिए। ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा लगानी चाहिए मतलब डिटेक्शन रिस्क को कम से कम रखना चाहिए। समझ में आया कैसे इन्वर्स हुआ? अगर आरओएमएमएस ज्यादा है तो डिटेक्शन रिस्क को कम करना है, मतलब ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा लगानी है तभी वो डिटेक्शन रिस्क कम होगा। दूसरा आरओएमएमएस कम है तो हमें कम ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस ही नहीं है, तो हमें ऑडिट प्रोसीजर कम लगानी पड़ेगी, यानी डिटेक्शन रिस्क ज्यादा हो सकती है उस केस में। तो ये इस तरह से इनवर्स रिलेशनशिप है जो हम आगे भी स्टैंडर्ड में कवर करेंगे। तो आज हमारा टारगेट होगा स्कोप एंड रिक्वायरमेंट को पढ़ने का। स्कोप क्या है इस स्टैंडर्ड का, मैं आपको एक समझाता हूँ कहानी के जरिए। स्टैंडर्ड ये बोलता है कि मैनेजमेंट विद द ओवरसाइट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। मैं विद द ओवरसाइट का मतलब इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैनेजमेंट जो भी काम करता है वो टीसीडब्ल्यूजी जो बड़े लोग होते हैं जो कंपनी की एंटिटी की स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसके मार्गदर्शन में काम करता है। तो मैं जब भी बोल रहा हूँ मैनेजमेंट विद द ओवरसाइट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, आप समझ लीजिए कि मैनेजमेंट उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा है, इसलिए हम विद टीसीडब्ल्यूजी वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बोल रहा है कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद द ओवरसाइट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी कि वह एप्लीकेबल एफआरएफ को डिटरमाइन करे कि हमारी एंटिटी के ऊपर कौन सा एफआरएफ एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी एंटिटी एक पार्टनरशिप फर्म है तो यहाँ पे हमें सिंपली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करना होगा। अगर हमारी एंटिटी एक बैंक है तो यहाँ पे हमें एज पर आरबीआई और बैंकिंग रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमें बैलेंस शीट और P&L बनाना होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होंगे, तो हमारे लिए वो एफआरएफ हो गया। तो ये एंटिटी के मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो चेक करे कि हमारे ऊपर कौन सा एफआरएफ एप्लीकेबल है, पहला। दूसरा, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप
एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाओ। वो हमने पढ़ा है ऊपर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, एज पर एफआरएफ। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के ऊपर कि आप एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। तो सर अगर मैनेजमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है तो यहाँ पे तो मिस स्टेटमेंट होने के चांस ही नहीं बचेंगे। तो हम ऑडिट क्यों करवा रहे हैं, गुड क्वेश्चन। ऑडिट इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट तो बोल रहा है कि सर हमने एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, लेकिन जो हमारे इंटेंडेड यूजर्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारा बैंक है, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, ये लोग भरोसा नहीं करते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, कोई भी बंदा अपनी गलती नहीं बताता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैनेजमेंट ने मैं एचयूएल कंपनी की बात करता हूं, ऐसा होता नहीं है पर एक एग्जाम्पल लेते हैं एचयूएल कंपनी का। एचयूएल कंपनी का डायरेक्टर है फाइनेंस, उसने क्या किया, एक एक्सपेंडिचर बुक किया हुआ है अपने पीएनएल अकाउंट के अंदर, एक फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंस। वो बोल रहा है कि सर ये फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंस है जो है ना, ये मैं बाहर गया था एक टेक्नोलॉजी का कोलेबोरेशन के रिगार्डिंग, हम एक टेक्नोलॉजी लाना चाह रहे हैं हमारे कंपनी के अंदर, इसलिए मैं गया था। लेकिन उसके पीछे जब चेक करोगे ना आप ज्यादा जांच पड़ताल की, तो पता चला कि वो तो अपनी वाइफ को बच्चों को लेके फॉरेन ट्रिप पे घूमने गया था। तो उसने क्या किया, मैनेजमेंट ने एक जो पर्सनल एक्सपेंडिचर थे उसको एज अ बिजनेस एक्सपेंस बता दिया, मतलब जो शेयर होल्डर्स का पैसा है उसको मिस यूज किया। एग्जाम्पल ले रहा हूँ एचयूएल का, ऐसा नहीं होता कि एचयूएल में ऐसा हो रहा हो, जस्ट एन एग्जाम्पल है। तो ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट जो बना रहा हो वो सही नहीं बना रहा हो, जो हमारे इंटरनेट यूजर्स है ना उनको भरोसा नहीं होता इस चीज के ऊपर, क्योंकि ऐसा हुआ है। जब ऑडिट नहीं होता तो ऐसा होता होगा, तभी ऑडिट का जन्म हुआ, तभी हमें ये पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ऐसी रिक्वायरमेंट आई होगी। तो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है, मतलब मैनेजमेंट ने विद द ओवरसाइट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है उस पे इंटेंडेड यूजर्स को भरोसा नहीं है। इंटेंडेड यूजर्स ये बोल रहे हैं कि भाई हमें इतना नॉलेज नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, इंडेस का, या बैंकिंग रेगुलेशंस का, जो भी एनपीए वाले जो भी नॉर्म्स हैं उनका, आईआईडीए का क्या फॉर्मेट है उसका, हमें कुछ नॉलेज नहीं है। आप ऐसा कीजिए किसी क्वालिफाइड पर्सन से जिसको इन सब चीजों का नॉलेज है। वो कौन है, हमने सब कुछ पढ़ा है, जिनको इन सब चीजों का एक्सपीरियंस है। किसको है एक्सपीरियंस, हमें, क्योंकि हमने इसका इंटर्नशिप की है, हमें इंटर्नशिप में सब कुछ सिखाया जाता है कि बैंक में कौन सा फ्रेमवर्क यूज में आता है, इंश्योरेंस कंपनी का कैसा फ्रेमवर्क होता है। तो ऐसे बंदों को पकड़िए और ऐसे बंदों को बोलिए कि आप इसके ऊपर रिपोर्ट दें। आप लिख के दीजिए कि हाँ ये जो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, इट इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ये एज पर एफआरएफ बनाए गए हैं। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बोल देगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये लिख के दे देगा अपने साइन के साथ कि मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं दीज आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एफआरएफ इन मटेरियल रेस्पेक्ट, तो हम मान जाएंगे कि हाँ भाई आपने सही काम किया है। तो इसीलिए ऑडिट करना जरूरी है, इसीलिए हमारा वजूद है। तो इसी चीज को पढ़ते हैं हम स्टैंडर्ड्स में। स्टैंडर्ड बोलता है द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स in accordance with the applicable FRF is of management with the oversight of TCWG। ये हमने समझ लिया। The audit of financial statement does not relieve the management and TCWG of those responsibilities। मतलब हम ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजमेंट हमसे बोल दे कि सर आप ऑडिट भी तो कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप ही बना दो। सर आप ऑडिट करोगे ना सर, फीस ले रहे हो ना, आप ही देख लो सर कौन सा फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं होगा। ये मैनेजमेंट की है काम है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देगा, देन हम उसको चेक करेंगे, हम उसकी ऑडिट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम ऑडिट कर रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के आप पल्ला झाड़ दो कि सर हमने तो ऐसा बना दिया, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर दिया, आप एज पर इंडेक्स देख लो सर कैसे बनेंगे, फिर आप ऑडिट भी खुद ही कर देना। ऐसा नहीं होगा। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बना के दोगे, हम उसको बस चेक करेंगे। ऑडिट का पर्पस क्या था सर, अभी हमने देखा था ऑडिट कर रहे हैं तो क्या हो रहा था, जो इंटेंडेड यूजर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, उनका भरोसा बढ़ रहा था। ठीक है, तो द पर्पस ऑफ एन ऑडिट इज टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कैसे अचीव होगा सर, ऑडिटर जब लिख के देगा, रिपोर्ट देगा तो अचीव हो जाएगा भाई। तो दिस इज अचीव्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एफआरएफ। मतलब जब ऑडिटर लिख के देगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एफआरएफ के अकॉर्डिंग बना है, तो ऑब्वियसली ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव है लोगों का भरोसा जीतना वो हो जाएगा। उसके बाद अब एसएस का रोल देखते हैं भाई, एसएस क्या बोलते हैं। एसएस क्यों बनाए गए हैं, एसएस जो हमारे मेंबर्स हैं प्रैक्टिस में, उन्होंने इतने सालों से जो ऑडिट कर रहे हैं, मेंबर्स ने बहुत सालों से ऑडिट किया, बहुत एक्सपीरियंस मिला, बहुत नॉलेज मिली, उन सब के ज्ञान का एक निचोड़ है जो हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में दिया गया है। उनको इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन करने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी,
उसके ऊपर उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया। एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैसे लेना चाहिए, उसके ऊपर क्या गाइडेंस होना चाहिए, उसके ऊपर स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। हमें रिपोर्ट कैसे बनानी चाहिए, इसके ऊपर भी स्टैंडर्ड बनाया गया है। यानी जो हमारे जो चार्टेड अकाउंटेंट्स है, इतने सालों की जो मेहनत है, उन मेहनत का सारा निचोड़ स्टैंडर्ड में दिया गया है। क्यों दिया गया है सर? ताकि हमारे जो प्रोफेशन का जो रेपुटेशन है ना, जो लोगों का हमारे पर विश्वास है, ये हमेशा बना रहे। इसलिए हमारे ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप जब भी ऑडिट कर रहे हो तो इन अकॉर्डेंस विद दी एसेस करो। आपको जो पुराने जो मेंबर्स है उनके एक्सपीरियंस से लर्न करो। आप उनके एक्सपीरियंस से सीख कर ऑडिट करोगे तो ऑब्वियसली, अगर आप केवल किताब पढ़ के चले जाओगे तो ऑब्वियसली आप उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप जो एक्सपीरियंस है, जो यूजर्स, जो हमारे मेंबर्स को, अगर आप उनको ध्यान में रख के ऑडिट करोगे तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे से ऑडिट कर पाओगे। तो इसीलिए बोला है एन ऑडिट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द एसेस एंड रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स इनेबल द ऑडिटर टू फॉर्म दैट ओपिनियन। मतलब एक अच्छी ओपिनियन पाने के लिए आपको स्टैंडर्ड्स का कंप्लाइज करना जरूरी है। हमने ये भी पढ़ा है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। एसएस भी ये बोलता है, एसएस रिक्वायर द ऑडिटर टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। हमने ये भी पढ़ा था ऊपर कि यहाँ पे हमने देखो, जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते थे तो हम पढ़ रहे थे कि रीजनेबल एश्योरेंस का पाना होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। क्यों? रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है? रीजनेबल एश्योरेंस हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। वही चीज लिखा है, रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस एंड नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्यों नहीं होता भाई? इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है। क्या क्या होती है सर? हम बाद में पढ़ेंगे। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इनहेरेंट लिमिटेशन? ये है कि जैसे सर जो हमारे ऑडिट एविडेंस जो होते हैं ना, दीज आर परसुएसिव रेदर देन कंक्लूसिव। सर इसका मतलब क्या होता है परसुएसिव का मतलब? परसुएसिव का मतलब ये होता है सर कि मैनेजमेंट हमें बोल रहा है कि सर हमारी 1 लाख रुपए की सेल्स हुई है, देख लीजिए हमारे P&L में 1 लाख रुपए की सेल्स आ रही है, सर हमारे पास 1 लाख रुपए के बिल्स भी अवेलेबल हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि 1 लाख रुपए के बिल्स अवेलेबल है। 1 लाख रुपए का आपने जीएसटी रिटर्न फाइल किया है सेल्स का, 1 लाख रुपए आपके इनकम टैक्स रिटर्न में गया है। इसका मतलब आपकी सेल्स 1 लाख रुपए की हुई है, ये हम मान लेते हैं। लेकिन इनफेक्ट हो सकता है 1 लाख रुपए की सेल ना हुई हो, 1 लाख रुपए की सेल नहीं हुई है, बस उन्होंने बिल बना दिए फेक, उन्होंने फेक रिटर्न फाइल कर दिया, सामने वाले को फेक क्रेडिट दे दिया और इनकम टैक्स रिटर्न में एक फेक इनकम बुक कर दी। हो सकता है, कुछ भी रीजन हो उनका, कुछ भी इंटेंशन हो सकता नहीं हो सकता। हो सकता है अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कर रहे हो ऐसा, कि हम तो फालतू ही अपनी एंटिटी को गोइंग कंसर्न बताने के लिए फेक सेल्स बता रहे हैं। तो हमें उसके पीछे क्या फैक्ट है वो हमें नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि हमारी लिमिटेशंस होती है कि हम उसके पीछे क्या हुआ है, हम ये चेक नहीं कर सकते ना जाके कि चलो इसके पीछे इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या जो बिल के पीछे जो सेल लिख रहा है ना, क्या ये सेल हुआ नहीं हुआ। चलो हम इसके गोडाउन में चलते हैं, क्या माल यहाँ के गोडाउन से जो बायर है उसके गोडाउन पे पहुंचा नहीं पहुंचा, ये काम नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम ऑडिटर है, इन्वेस्टिगेटर नहीं है। हमारी लिमिटेशंस होती है। ऑडिटर और इन्वेस्टिगेशन में फर्क होता है जो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हम जो ऑडिट एविडेंस होते हैं ना वो परसुएसिव होते हैं, यानी जो हमें बोल रहा है कि इतने बिल्स का सेल हुआ है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हाँ इतने सेल आपका हुआ है। ठीक है, हम उसके पीछे जो फैक्ट है उसको एनालिसिस नहीं करते, हम अलर्ट रहते हैं। हम देखते हैं कि हाँ भाई जो 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 आपने बिल बनाया है इट इज सपोर्टेड बाय अदर ऑडिट एविडेंस। और भी ऑडिट एविडेंस लेंगे, हम किसी एक ऑडिट एविडेंस पे भरोसा नहीं करते हैं, हम और भी ऑडिट एविडेंस गैदर करेंगे। बट हम ये मान के चलेंगे कि आपने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है, इट इज ट्रू एंड करेक्ट। तो ये हमारे स्कोप हो गया स्टैंडर्ड का। हमने क्या चीज पढ़ी? पहला हमने पढ़ा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ, वो होती है मैनेजमेंट की। दूसरा, ऑडिट का पर्पस होता है टू एनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स। इसके लिए वो क्या करता है? ऑडिट ओपिनियन देता है, कंक्लूजन देता है। और उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट की गई है ऑडिटर के ऊपर, कि उसको एज पर एसेस अपना ऑडिट करना होगा ताकि वो एक अच्छी ऑडिट ओपिनियन फॉर्म कर पाए। उसके बाद हमने पढ़ा रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है भाई? रीजनेबल एश्योरेंस होता है हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्यों? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है। अब पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टार्ट करते हैं पीछे से। अभी हमने पढ़ा था कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड, ये हम पढ़ना है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? हर स्टैंडर्ड में आपको रिक्वायरमेंट मिलेगी। इसका मतलब क्या होता है? जो हमें ये जो ऑब्जेक्टिव दिया है ना स्टैंडर्ड का, ये जो हमें ऑब्जेक्टिव दिया है ना, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑडिटर को क्या क्या करना चाहिए उसको हमने रिक्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड किया है। मतलब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑडिटर से क्या क्या रिक्वायर्ड है, वो चीजें हमारे रिक्वायरमेंट्स। हर स्टैंडर्ड में आपको ऑब्जेक्टिव भी डिफाइन होगा और उसकी रिक्वायरमेंट भी डिफाइन होगी। तो देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है? पहला रिक्वायरमेंट है कंप्लायंस विद द
एसेस, मतलब अभी हमने पढ़ा था एसे से कंप्लायंस करना क्यों जरूरी है सर, ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे, हमारा ऑडिट अच्छे से हो, हम अच्छी ओपिनियन पे आ सके, और हमारा जो ऑडिट रिस्क है ना सर वो भी कम से कम हो जाए, हमारा ऑडिट रिस्क मिनिमम हो, मतलब हम गलत रिपोर्ट ना दे, इसके चांस भी खत्म हो जाए, खत्म नहीं होंगे, कम हो जाए। खत्म क्यों नहीं होंगे सर, कुछ चांस तो बचेगा ना इनहेरेंट लिमिटेशंस का, उसको नहीं बोलना, कभी भी एब्सोल्यूट वर्ड यूज नहीं करना कि खत्म हो जाएगा। जीरो रिस्क नहीं हो पाएगी कभी भी, रिस्क आपकी रिड्यूस हो जाएगी एक्सेप्टेबली लो लेवल तक, लेकिन कभी भी आपकी ऑडिट रिस्क खत्म नहीं होगी। तो सर हमें क्या, हमारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सर कि आप एसएस को कंप्लाई करो। लेकिन सर अभी क्या करें हम, हमारे पास एक क्लाइंट आया, वो बोल रहा है कि सर आप हमारा इनकम टैक्स ऑडिट कर दो। वो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मतलब सिंपल एक बंदा है जो दुकान पे बैठता है, उसकी सेल्स 20-25 करोड़ रुपए की है, इसलिए उसको इनकम टैक्स ऑडिट कराना पड़ रहा है। आपने पढ़ा है ऑडिट के अंदर कि उसका टर्नओवर अगर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो उसका ऑडिट करवाना पड़ता है, तो उसका ऑडिट करोड़ में जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसका टर्नओवर है 1500 करोड़, ठीक है, एक प्रोप्राइटरशिप है, उसके यहाँ 3-4 लोग लगे हुए हैं, ठीक है, उसके पास कोई इंटरनल ऑडिटर वगैरह कुछ है नहीं, वो सिंपली अकाउंटेंट आता है, सारी एंट्री कर देता है टैली के अंदर, और सारा P&L बैलेंस शीट बना के ऑडिटर के पास ले आता है। तो यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर है ही नहीं। तो जो हमारा एस 610 है 610, वहां पे बोलता है कि यूजिंग द वर्क ऑफ ए इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर का अगर कोई है तो उसके काम को कैसे यूज करना। तो क्या वो स्टैंडर्ड यहाँ पे एप्लीकेबल होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर है ही नहीं। तो इस केस में आपको इस स्टैंडर्ड को कंप्लाई करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड यहाँ पे, क्योंकि वो सर्कमस्टांसेस यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है, तो उस स्टैंडर्ड का यहाँ पे कोई रेलेवेंस ही नहीं है। तो इस केस में आपको उससे कंप्लाई करना, उस स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना जरूरी नहीं है। दूसरा सर, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से हम किसी स्टैंडर्ड को कंप्लाई नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल सर, अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से हम इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे, दैट इज रिक्वायर्ड बाय द एसएस। तो सर क्या करें सर, ऐसे केस में आपको नोट देना पड़ेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, बताना पड़ेगा कि ड्यू टू लॉकडाउन वी आर नॉट एबल टू वेरीफाई इन्वेंट्री। तो उस केस में अगर कोई ऐसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, इस केसेस में आपको नोट देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा इस फैक्ट को कि भाई हम इस रीजन से ये इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पाए। लेकिन ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर यूज करना चाहिए इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए। ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर मतलब मैनेजमेंट के ही किसी बंदे से रिप्रेजेंटेशन ले लिया, ठीक है, या मैनेजमेंट के ही किसी बंदे को बोल दिया कि सर आपका उस लोकेशन पे वो बंदा है ना, उसको बोलो कि इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन करके हमें दे, ठीक है। कुछ अदर ऑडिट प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा, वो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। तो पढ़ते हैं कंप्लायंस विद एसेस का क्या है मतलब। हमने ये पढ़ लिया कि ऑडिटर शेल प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एसेस टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, एक हमें एसेस को कंप्लाई करना है ताकि हम रीजनेबल एश्योरेंस ले पाए। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एसएस 610 का SS may not be relevant in the circumstances. In some circumstances, SS may not be relevant. For example, if entity doesn't have internal auditor, then SS 610 is not relevant. ये हम पढ़ चुके हैं, हमने समझा सर इंटरनल ऑडिटर है ही नहीं तो हम भाई क्यों उसका रिलेवेंट रहेगा, हम कैसे कंप्लाई करेंगे SS 610 का? नहीं करना आपको। In exceptional circumstances where auditor is unable to comply with the SA, he shall disclose the fact in his audit report and perform alternate audit procedure to achieve the aim of audit. ये भी हमने समझ लिया विद एग्जांपल। इसके बाद बात करते हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस क्या होता है सर? सर हमें ये बताना है मैनेज ये इंटरनेट यूजर्स को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एफआरएफ। तो हमें सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर एक कंपोनेंट जो भी है, फॉर एग्जांपल सेल्स आता है P&L अकाउंट के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, सारे खर्चे आते हैं, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन, इन सबको किसी एविडेंस से, किसी एविडेंस के जरिए चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स को चेक कर रहे हैं तो आपको सेल्स बिल से चेक करना पड़ेगा, रिटर्न से चेक करना पड़ेगा। अब परचेज को चेक कर रहे हैं तो परचेज बिल से चेक करना पड़ेगा। जीएसटी 2A 2B जो होता है रिटर्न, जो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं या जो फाइनल लेवल पे हैं उनको पता होता है जीएसटी 2A 2B क्या होता है, ठीक है। तो जीएसटी 2A 2B से उसको चेक करना पड़ेगा कि जो हमारी परचेज है वो इट इज सपोर्टेड बाय जीएसटी 2A 2B। तो ये सब ऑडिट एविडेंस है जो हमें ऑडिट
कंक्लूजन पे पहुंचने में मदद करती है, एक अच्छी ऑडिट रिपोर्ट बनाने में, अच्छा ओपिनियन देने में मदद करते हैं। तो ये बेस होता है ऑडिट एविडेंस, जिसके बेसिस पे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, ऑडिट कंक्लूजन पे पहुंच पाता है। तो सर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या हो गया? सफिशिएंट का मतलब होता है क्वांटिटी, मतलब ऑडिटर को चाहिए कि उसको सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑडिट एविडेंस गैदर करे। सर ये कैसे पता चलेगा सर कितना सफिशिएंट होता है? सर ये पता चलेगा फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि सर यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि सर जो परचेज है ना, परचेज में गड़बड़ होने के चांसेस है, यहाँ पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा ऑडिट एविडेंस गैदर करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कम है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कम ऑडिट एविडेंस गैदर करना पड़ेगा। दूसरा, सर जो हम ऑडिट एविडेंस गैदर करें ना सर, उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि हमें कितने क्वांटिटी में ऑडिट एविडेंस चाहिए। अगर मान लो कि क्वालिटी बहुत अच्छी ऑडिट एविडेंस की, तो एक दो ऑडिट एविडेंस में हमारा काम चल गया। लेकिन लग रहा है कि यार सारे जो भी ऑडिट एविडेंस मिल रहे हैं इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ ये थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पे हमें ज्यादा बहुत सारे ऑडिट एविडेंस गैदर करना पड़ेगा, सो दैट हम ये बोल सके कि हाँ ये जो आइटम आ रहा है ना, ये एक्सपेंसेस आ रहा है, ये करेक्ट है। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अगर हमारा रिस्क ज्यादा है, फॉर एग्जांपल परचेज में हमें लग रहा है कि यार ज्यादा रिस्क है, परचेज में गड़बड़ होने के चांस ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा ऑडिट एविडेंस गैदर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर? हमें परचेज को चेक करना है ना, हम परचेज की ओरिजिनल कॉपी लेंगे कि परचेज का जो हमारा बिल आया है ना वो ओरिजिनल आया हो। हम परचेज रजिस्टर चेक करेंगे, हम स्टॉक रजिस्टर चेक करेंगे कि सर क्या हम हमने जो परचेज किया, वो जो स्टोर कीपर है उसने अपने स्टॉक रजिस्टर में जब माल आया होगा उसकी एंट्री किया नहीं की, हम ये भी चेक करेंगे। हम ये भी चेक करेंगे सर जीएसटी 2A 2B में वो आ रहा है नहीं आ रहा वो आइटम, कि जो हमने परचेज किया वहां पे अपीयर हो रहा नहीं हो रहा। सर हम ई इनवॉइसिंग चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे जो इनवॉइस बनाया ना सर वो कहीं फोर्स तो नहीं, क्योंकि ई इनवॉइसिंग का पर्पज ये था कि वो क्यूआर कोड को स्कैन कर लेगा और बता देगा कि जो इनवॉइस है वो एक सही बंदे ने एक करेक्ट जीएसटी नंबर से इश्यू हुआ है नहीं हुआ, हम ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा थी तो हमने ज्यादा ऑडिट एविडेंस गैदर किया है। ठीक है सर, क्वालिटी का मतलब क्या होता है सर, कि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है ऑडिट एविडेंस की, तो आप कम ऑडिट एविडेंस गैदर करो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि सर हम जो परचेज रजिस्टर है यहाँ पे हम बिल्स भी चेक करेंगे, हम जीएसटी 2A 2B भी चेक करेंगे। तो सर यहाँ पे जो अगर आप जीएसटी 2A 2B से चेक कर रहे हो ना सर, तो जीएसटी 2A 2B की इतनी अच्छी क्वालिटी है, वो इतना एक ऑथेंटिक ऑडिट एविडेंस है कि आपको परचेज बिल चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर जो जीएसटी 2A 2B होता है ना वो सप्लायर ने इशू किया है अपने जीएसटी 1 में, इसलिए हमें यहाँ पे जीएसटी 2A 2B में आ रहा है। इसका मतलब जो इंटर लेवल पे उनको समझ में मैं ऐसे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बंदे को सेल कर रहा हूँ, मुझसे बाय कर रहा है, मैं क्या करूंगा अपने रिटर्न के अंदर ये शो करूंगा कि मैंने इस बंदे को इतना सेल्स किया। तो पोर्टल पे जब वो बंदा अपना रिटर्न देखेगा, वो अपना लॉगिन करेगा, तो उसको दिखेगा कि मैंने शादाब से इतना माल परचेज किया। तो ये एक चेन बन गया, मैं जो उसको सेल कर रहा हूँ वो उसको शो हो रहा है एज अ परचेज। तो वो अपने पोर्टल पे चेक कर सकते हैं, हम हमारे जो एंटिटी है उसके पोर्टल पे चेक कर लेंगे कि इसने कितना कितना परचेज किया किस किस पार्टी से, तो ऑब्वियसली एक ऑथेंटिकेट एविडेंस हो गया। हो सकता है बिल तो फर्जी भी बना दे, हो सकता है हमारी एंटिटी जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं वो फर्जी बिल बना दे परचेज का और बता दे सर हमने इतना परचेज किया, हो सकता है ना। लेकिन अगर हम जीएसटी 2A 2B से चेक कर लेंगे तो यहाँ पे ये जो चांस है किसी चीज का गलत होने का, यार फर्जी बिल बना है, वो चांस खत्म हो जाएगा। तो मतलब जीएसटी 2A 2B एक अच्छी क्वालिटी का ऑडिट एविडेंस है, हमें यहाँ पे ज्यादा ऑडिट एविडेंस गैदर करने की जरूरत नहीं है। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या होता है सर? रिलेवेंट एंड रिलायबिलिटी, मतलब ये क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस को इंडिकेट करता है। एप्रोप्रिएटनेस मेजर्स द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, दैट इज रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस। और रिलायबिलिटी और रिलेवेंस कैसे डिटरमाइन होती है मैं आपको बताता हूँ। दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं आपको परचेज के दो बिल दे रहा हूँ, एक बिल दे रहा हूँ ओरिजिनल कॉपी, एक बिल दे रहा हूँ जेरॉक्स कॉपी, आप किसके ऊपर ज्यादा भरोसा करेंगे? ऑब्वियसली ओरिजिनल बिल पे ज्यादा भरोसा करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे आपका यहाँ पे रिलायंस ज्यादा बढ़ गया, आपकी रिलायबिलिटी ज्यादा बढ़ गई, ये ऑडिट एविडेंस ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ओरिजिनल कॉपी में बिल लेना ज्यादा अप्रोप्रिएट है। सर मैं आपको किसी पार्टी का एक्सटर्नल कंफर्मेशन दे रहा हूँ और एक पार्टी और फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, उससे हमने परचेज किया। ठीक है, मैनेजमेंट बोल रहा है सर मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि इस पार्टी से हमने इतना परचेज किया है।
दूसरा, हम क्या करते हैं, सीधा उस पार्टी को लेटर लिखते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने इस पार्टी को जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं इसको इतना सेल्स किया। दोनों में से क्या ज्यादा रिलायबल है? ऑब्वियसली जो हमने सामने वाली पार्टी से पूछा, मतलब उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है दैट इज ज्यादा रिलायबल इन कंपैरिजन टू मैनेजमेंट का ऑन रिप्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट ने जो खुद लिख के दिया है उससे ज्यादा रिलायबल है जो बाहर से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मतलब इन्फॉर्मेशन का सोर्स ये भी डिटरमाइन करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, कौन सी इन्फॉर्मेशन ज्यादा रिलायबल है। तो मैंने लिखा है reliability of audit evidence is influenced by its nature, जैसे ओरिजिनल कॉपी, जेरोक्स कॉपी वाला, इट्स सोर्स, इसके सोर्स पे जो मैंने बताया एक्सटर्नल सोर्स से लिया है इन्फॉर्मेशन तो ज्यादा रिलायबल है, इंटरनल सोर्स से लिया है वो कम रिलायबल है, एंड इज डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट अंडर विच इट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए भाई, सफिशिएंट होना चाहिए, मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी होना चाहिए, दैट इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन ऑडिट रिस्क, मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के ऊपर डिटरमाइन होता। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है तो हमें ज्यादा ऑडिट एविडेंस गैदर करना है, कम है तो हमें कम ऑडिट एविडेंस गैदर करना है। देन क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस पे भी डिपेंड करता है सफिशिएंसी लेवल। उसके बाद हमने समझा अप्रोप्रिएटनेस। अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या होता है सर? क्वालिटी। क्वालिटी मतलब उसकी रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस। ठीक है, तो हमने ये चीज समझ लिया कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या होता है। रिक्वायरमेंट में हमने इसको भी कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं हम प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर। प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता है सर? प्रोफेशनल जजमेंट होता है सर कि जजमेंट का मतलब समझते हैं पहले। जजमेंट क्या होता है? किसी चीज को जज करना, किसी चीज पे डिसीजन लेना। प्रोफेशनल का मतलब हो गया सर, आप जो भी जजमेंट ले रहे हो वो आपकी नॉलेज, आपने जितना आपने पढ़ाई, फॉर एग्जांपल मैं एज अ ऑडिटर कोई भी जजमेंट ले रहा हूँ तो मुझे अपनी जितनी भी मेरी नॉलेज है, जितना भी मैंने सी करिकुलम में पढ़ा है, जितने भी मैंने एक्ट पढ़े हैं, जितने भी मैंने टेक्निकल स्टैंडर्ड पढ़े हैं, स्टैंडर्ड फॉर ऑडिटिंग पढ़ा है, जितना भी मुझे लॉ के बारे में नॉलेज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अगर मैं इन सबको ध्यान में रखकर, इन सब को ध्यान में रखकर कोई डिसीजन ले रहा हूँ, कोई जजमेंट ले रहा हूँ, तो इसे हम बोलेंगे प्रोफेशनल जजमेंट। मतलब आप जो भी जजमेंट ले रहे हो, ऑडिटर को यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ऑडिटर, आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, आप जो भी जजमेंट ले रहे हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग, आप उस जजमेंट को अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज, अपने टेक्निकल जो भी नॉलेज है उसको ध्यान में रख के, आप अपने जो भी रिलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन है उन सबको ध्यान में रख के ही लो। अगर आप ऐसे डिसीजन लोगे हर चीज को ध्यान में रख के, तो हम इसे बोलेंगे प्रोफेशनल जजमेंट। जो आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर के ऊपर कि उसको हमेशा प्रोफेशनल जजमेंट ही लेना है। सर कहाँ कहाँ पे लेते हैं हम प्रोफेशनल जजमेंट? हर जगह लेते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब है एक कंपनी जिसकी सेल्स 1000 रुपए है पूरे साल में, अगर वहां पे 100 रुपए की सेल्स को हमने छुपा दिया तो वहां पे 100 रुपए कितना हो रहा है? 10% हो रहा है टोटल सेल्स का। तो ये मटेरियल है उस चीज के लिए। अगर आप किसी को बताओगे, अगर हम देखेंगे कि कोई इंटरनेट यूजर है उसका, और वो देखेगा उसका पेंडल अकाउंट, अगर वहां पे 100 रुपए भी कम हो जाएगा ना तो उसको फर्क पड़ेगा, यार 900 रुपए रह गया, 10% अमाउंट कम हो गया। ठीक है, लेकिन अगर कोई 500 करोड़ की कंपनी है, वहां पे 100 रुपए इधर उधर हो जाते हैं, 100 रुपए का सेल्स कम रिकॉर्ड किया, तो यहाँ पे इमटेरियल है। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा यूजर्स को कि यार ठीक है ना यार, छिंदी मुंदी अमाउंट है, पता भी नहीं चलेगा, परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो पता नहीं कितने डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रोफेशनल जजमेंट है, हम मटेरियलिटी डिटरमाइन कर रहे हैं। तो ये सारे एग्जांपल यहाँ पे हमने दिए गए हैं जब भी प्रोफेशनल जजमेंट जहां जहां इंक्लूड होता है। मैंने पढ़ा पहला मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क, जो हमने पढ़ा था ऊपर कि ऑडिट रिस्क क्या क्या होता है, इनहेरेंट रिस्क कितना है किसी एंटिटी में, कंट्रोल रिस्क कितना है, डिटेक्शन रिस्क कितना है। इन सब चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हमारा प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व होगा। हमें कितना ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, कहाँ पे किस ऑडिट प्रोसीजर को लगाना है। फॉर एग्जाम्पल हम क्रेडिटर का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो क्या हमें यहाँ पे क्रेडिटर को कैसे चेक करना चाहिए? एक्सटर्नल कंफर्मेशन से चेक करना चाहिए। तो ये डिसीजन कौन लेगा? ऑडिटर लेगा। तो इस डिसीजन को क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल जजमेंट। सर हमारे पास 1000 क्रेडिटर हैं, सर हम सारे 1000 क्रेडिटर को भेज देंगे सर लिख के कि आप हमें बताओ कि आपने हमें इतना सेल क्या नहीं किया? 1000 क्रेडिटर को नहीं देंगे। हम बोल रहे हैं सर हम 5% क्रेडिटर को लेंगे। 5% क्यों लेंगे? सर हमारा प्रोफेशनल जजमेंट है, हमें लग रहा है कि सर हमें केवल इन क्रेडिटर्स से एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना चाहिए। ये क्यों, ये कैसे सोच रहे हो आप अपनी नॉलेज, आप अपना एक्सपीरियंस जो आपने देखा बुक्स ऑफ अकाउंट में कि हमें किन लोगों से इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, जब आप ऑडिट करोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ हमें इन इन्फॉर्मेशन जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है इन लोगों से लेना चाहिए। ये आपका जो जजमेंट है इसे हम बोलेंगे प्रोफेशनल जजमेंट। मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया है, फॉर एग्जांपल अगर मैनेजमेंट 5%
प्रोविजन फॉर बेड डेट्स कर रहा है, तो क्या मैनेजमेंट ने सही किया? इस चीज को इवेल्युएट करने के लिए भी आपका प्रोफेशनल जजमेंट यूज आएगा। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट बोल रहा है कि सर लास्ट ईयर तक हम 3% ही प्रोविजन फॉर बेड डेट्स कर रहे हैं, लेकिन इस साल एक बंदा है जिसके गोडाउन में आग लग गई थी और वो इंसॉल्वेंट हो गया, इसलिए वो हमें पैसा नहीं दे पाएगा, इसलिए हम 5% कर रहे हैं। तो आपको डिसीजन लेना है, ये आपका प्रोफेशनल जजमेंट होगा। आप अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस से, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखकर डिटरमाइन कीजिए कि क्या 5% प्रोविजन किया है, इस फैक्ट के बेसिस पे क्या वो सही है या गलत है। आपका ये डिसीजन कहलाएगा प्रोफेशनल जजमेंट। ड्रॉइंग कंक्लूजन्स, जो भी हमने काम किया है, जितने भी हमने ऑडिट एविडेंस गैदर किए हैं, इसके बेसिस पे जो कंक्लूजन हम ऑब्टेन कर रहे हैं, जो कंक्लूजन हम बना रहे हैं कि यार ऑडिट हमारा जो ऑडिट हमने किया है, इसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, ये बात कह सकते हैं नहीं कह सकते, इस चीज को डिसाइड करने में भी प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व होगा। सैंपल डिसाइड करने में हमें, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हमारी 12 महीने का सेल्स है, उसमें से हमें 8 महीने का चेक करना चाहिए या 10 महीने का चेक करना चाहिए या 6 महीने का चेक करना चाहिए। सारे साल का चेक करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो कितने महीने का चेक करना चाहिए, इस सैंपल को डिसाइड करने के लिए भी हमारा प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व होगा। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, हमारे इंटरनल ऑडिटर है किसी कंपनी में, क्या हमें इसके काम को यूज करना चाहिए हमारे ऑडिट करने में, क्या मुझे इससे इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस चीज को डिसाइड करने में भी ऑडिटर को जजमेंट लेना होगा, जिसे हम बोलेंगे प्रोफेशनल जजमेंट। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया भाई। अब आते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे। यार सर बहुत बोरिंग हो गया सर, आप हमें कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दो, नंबर्स के साथ खेलते हैं सर, नंबर्स खेलने में हमें बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो भाई नंबर्स के साथ खेलते हैं। यहाँ पे हमारा एक ऑडिटर है मिस्टर बाबूराव गणपतराव आपटे, ये ऑडिट कर रहा है कबीरा एंटरप्राइज की। कबीरा एंटरप्राइज का P&L अकाउंट दिया गया है, सेल्स दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, जीपी दिया गया है, रेंटल इनकम दिया गया है, इट इज सपोर्टेड बाय रेंट रिसीट ऑल्सो। ये बोल रहा है कबीरा एंटरप्राइज का मैनेजमेंट कि सर जो हमारा रेंट है ना 1,20,000 रुपए का, इसके सारे बिल की रसीदें सारी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है भाई है। सेल्स का भी ये बोल रहा होगा ऐसे ही कि सेल्स का भी हमारे पास सारा बिल्स अवेलेबल है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है। अब इसका ऑडिट करने के दौरान हमें कुछ एडिशनल फैक्ट्स पता चले। पहला, मिस्टर गोपी का जीपी रेशियो जो सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है वो है 13%। एक और एंटिटी है मिस्टर गोपी, ये हमारा ऑडिटर हमारा क्लाइंट नहीं है, ऑडिटर नहीं है, ये कोई और एंटिटी है, इंडिपेंडेंट अलग एंटिटी है। मिस्टर गोपी है उस की फर्म का नाम, उसका जीपी रेशियो 13% है। तो भाई ये जो मिस्टर गोपी है ये भी सेम इंडस्ट्री में काम कर रहा है, सेम प्रोडक्ट है, सेम टाइप का धंधा कर रहा है, तो इसका और हमारा जो जीपी रेशियो है ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए था, लेकिन हमारा जीपी रेशियो कितना हुआ 24.6%, ऑलमोस्ट 25% हमारा जीपी रेशियो है। तो इस चीज को देखने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमारा जीपी रेशियो ज्यादा है इसका कम है, जबकि हम सेम टाइप का काम कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, हमारे ऊपर सेम लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है, तो इसका जीपी रेशियो इतना कम आ रहा है, हमारा इतना ज्यादा क्यों आ रहा है। अगर आपके दिमाग में ये हिट हो रहा है ना कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड, जो आपका जो बिहेवियर है, इसी बिहेवियर को बोलेंगे हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं, रेंटल इनकम एज पर 26 एएस इज 80,000 रुपीज, जबकि हमारे P&L में बोल रहा है 1,20,000। मतलब जो हमारे पास जो बिल्स हैं और जो हमने P&L में डाला है वो 1,20,000 रुपए डाला है रेंट रिसीट, हमारे पास बिल्स भी हैं, बिल्स से भी सपोर्ट कर रहे हैं उसको। लेकिन जो 26 एएस है, 26 एएस क्या होता है सर, 26 एएस एक स्टेटमेंट होता है जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जनरेट होता है। अगर हमारा किसी इनकम के ऊपर टीडीएस कटा है, वो आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे, अगर हमारी इनकम कुछ लिमिट से ज्यादा होती है तो उसके ऊपर टीडीएस कटता है। तो अगर हमारी इनकम के ऊपर कोई टीडीएस कटता है तो वो सारा इनकम जिसपे टीडीएस कटा है वो सारा 26 एएस के अंदर शो होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है 26 एएस, जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं। ठीक है, और ये ज्यादा रिलायबल है। ठीक है, तो एक्सटर्नल सोर्स क्या बोल रहा है सर, हमारा इनकम 80,000 होना चाहिए, लेकिन जो हमारा इंटरनल सोर्स है, जो हमारा रेंट रिसीट है, वो बोल रहा है सर 1,20,000 है। तो यहाँ पे दो ऑडिट एविडेंस जो है, हमारा जो रेंट रिसीट है और 26 एएस है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो यहाँ पे हमारा एक तरह से दो ऑडिट एविडेंस के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, तो यहाँ भी आपको अलर्ट होने की जरूरत है या नहीं है,
अलर्ट होने की जरूरत है। अगर आप अलर्ट हो रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। उसके अलावा तीसरा एग्जाम्पल है, हमारा कैश बैलेंस जो है वो 12 दिसंबर 2021 को नेगेटिव चला गया। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं ना, तो ऑडिट में एक फंक्शन होता है कि वो कैश बैलेंस को इंडिविजुअल डे पे बता देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका 1 जनवरी को कितना कैश बैलेंस है, 2 जनवरी को कितना है, 3 को कितना है, 4 को कितना है, 5 को कितना है, ऐसे वो पूरे साल का 365 दिन का कैश बैलेंस इंडिविजुअल डे पे बता देता है। ठीक है। अब अकाउंटेंट लोग क्या करते हैं, जब हम ऑडिट करते हैं, इनकम टैक्स ऑडिट फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स ऑडिट में क्या होता है ना, लोग चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट कम से कम हो ताकि हमारे ऊपर कम से कम टैक्स लगे। ठीक है, ये आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा, अगर किसी एंटिटी का प्रॉफिट कम होगा तो उस पर कम टैक्स लगेगा। तो लोग क्या करते हैं ना, जो अकाउंटेंट होते हैं वो क्या करते हैं ना, फालतू गलत खर्चे डाल देते हैं, फेक एक्सपेंसेस बुक कर देते हैं पीएनएल अकाउंट के अंदर। फॉर एग्जांपल, हो सकता है जो ये सैलरी हो ये फेक हो सकता है इसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ रहा हो, इस बंदे ने क्या किया, 60,000 रुपए की फेक एंट्री मार दी, ये 12 दिसंबर 2021 को, उसकी वजह से कैश बैलेंस नेगेटिव चला गया। अकाउंटेंट लोगों को इतना पता नहीं होता, वो इतना चेक नहीं करते कि कैश बैलेंस नेगेटिव किसी डेट पे जा रहा है नहीं जा रहा, वो तो क्या करते हैं, सिंपली किसी भी एक डेट को रैंडम लेके एंट्री मार देते हैं कि भाई इतना हमारा सैलरी का खर्चा हुआ है, और उनको इतना पता नहीं चल पाता कि इस डेट पे ऑडिटर ऐसे भी चेक करेगा। वो तो क्या करते हैं, एंट्री मार दिया, फिर ईयर एंड पे देखते हैं, ईयर एंड पे कैश बैलेंस आ रहा है 10,000 रुपए आ रहा है, बराबर आ रहा है ना, नेगेटिव नहीं आ रहा, ठीक है, ईयर एंड पे वो चेक कर लेते हैं बस। वो इंडिविजुअल डे पे कितना कैश बैलेंस है वो चेक नहीं करते नॉर्मली। और वहां पे हम जो चार्टेड अकाउंटेंट है, हम इंडिविजुअल डे भी चेक करते हैं। तो हमने पकड़ लिया कि भाई जो कैश बैलेंस आ रहा है इस डेट पे नेगेटिव आ रहा है, तो हमें यहाँ पे अलर्ट होने की जरूरत है। यहाँ पे हमें अलर्ट होने की जरूरत है, और हमें इसको अच्छे से चेक करना होगा कि जो भी एक्सपेंसेस बुक किए गए हैं क्या वो सारे सही हैं, कहीं कोई एक्सपेंडिचर फेक तो नहीं है। तो इस केस में अलर्ट होना, जो आपके दिमाग में घंटी बज रही है कि यार इस पॉइंट पे हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, यहाँ पे कैश बैलेंस नेगेटिव हो रहा है, कुछ झोल हो सकता है, तो इस अलर्टनेस को ही, इस क्वेश्चनिंग माइंड को ही कि यार क्या हो सकता है यहाँ पे, इसे हम बोलेंगे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। पढ़ते हैं हमारे नोट से जो भी हमने अभी तक समझा है। Professional skepticism is an attitude that includes a questioning mind, being alert to the conditions which may indicate possible misstatement due to fraud or error। मतलब कुछ ऐसे सिचुएशन, जैसे कि अभी हमने देखा कैश बैलेंस नेगेटिव चला गया, उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ एक्सपेंडिचर फेक बुक किए गए हों। एक्सपेंडिचर फेक बुक किए गए हैं तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, जबकि एफआरएफ जो भी खर्चे हैं वो एक्चुअल होना चाहिए, एक्चुअल खर्चे ही बुक होने चाहिए। तो अगर एफआरएफ के अकॉर्डिंग अगर आप पीएनएल अकाउंट बनाते तो आपका प्रॉफिट ज्यादा आता, लेकिन आपने फेक एक्सपेंडिचर बुक कर दिए तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम आ रहा है। तो यहाँ पे मिस स्टेटमेंट हुआ नहीं हुआ, हुआ है सर। ड्यू टू फ्रॉड भी हो सकता है फ्रॉड किया हो, जानबूझ के डाला हो खर्चा, हो सकता है कोई गलती से डाल दिया हो सकता है 6,000 रुपए था सर, लेकिन हमने गलती से एक जीरो ज्यादा लगा दिया इसलिए 60,000 हो गया, और इस वजह से कैश बैलेंस नेगेटिव चला गया। ऐसा हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, एरर्स को भी हमने कवर किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑडिटर का क्या मतलब है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का क्या मतलब है, ऑडिटर का एक क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। मतलब अगर आपको लग रहा है कि कहीं पॉसिबल फ्रॉड है तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। और ये क्या इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स क्रिटिकल असेसमेंट और ऑफ ऑडिट एविडेंस। जो भी आपको ऑडिट एविडेंस मिल रहे हैं उस पर आंख बंद करके, आंख मूंद कर भरोसा नहीं कीजिए, आप उसका क्रिटिकली असेस कीजिए, वो देखिए कि क्या ये रिलायबल है, क्या जो एविडेंस मुझे दे रहा है मैनेजमेंट क्या इट इज ये करेक्ट है या नहीं है। हो सकता है जैसे अगर मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया था मेरे एग्जांपल में कि जो बैंक रिसीट था वो 1,20,000 का अवेलेबल था, लेकिन हमारा जो 26 एज था, जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वहां पे 80,000 ही बता रहा है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा जो रेंट रिसीट बनाई है, हो सकता है वहां पे कुछ फ्रॉड किया हो सकता है वहां पे फेक रेंट रिसीट बनाई गई हो। ठीक है। तो आपको हर एविडेंस का क्रिटिकली एसेस करना चाहिए। आगे भी ये दिया गया है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को डिफाइन किया गया है, इट मींस वॉचफुलनेस विजिलेंस ऑफ द ऑडिटर टुवर्ड्स ऑल स्टेटमेंट्स एक्सप्लेनेशंस क्लेरिफिकेशंस प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। मैनेजमेंट जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है उस पर आंख बंद करके, आंख मूंद के भरोसा मत कीजिए, उसके ऊपर आप वॉचफुलनेस रहे, विजिलेंट रहे। इट इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू ऑडिट एविडेंसेस दैट कॉन्ट्राडिक्ट विद अदर ऑडिट एविडेंसेस। यानी जो हमने देखा एग्जांपल में 80,000 रुपए इधर बता रहा है, उधर 1,20,000 बता रहा है, दो ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको अलर्ट होने की जरूरत है, अलर्ट हो जाइए। दूसरा, इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट और इंक्वायरीज यूज्ड एट ऑडिट एविडेंस। फॉर एग्जांपल, आपको सैलरी का खर्चा हमारे इंडियन अकाउंट के अंदर कितना रुपए दिख रहा है, हमारे सैलरी का खर्चा यहाँ पर आ रहा है 30,000 रुपए।
ठीक है, ये अकाउंटेंट की सैलरी है। हमने अकाउंटेंट से बात कर रहे थे, अकाउंटेंट ने बातों बातों में बोले सर कितना कम पैसा देते हैं सर, ये सर 18,000 रुपये साल में देते हैं। बातों बातों में उसने बोल दिया 18,000 रुपये देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर जो इन्होंने 30,000 रुपये बुक किया है ना, हो सकता है यहाँ पे कोई गलती हो सकता है कि हमें जो इंक्वायरी के दौरान हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है अकाउंटेंट से, वो बोल रहा है 18,000 रुपये मिला है इसको साल भर में, इतना कम, और यहाँ तो 30,000 बुक किया गया है। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है उसने बोला अकाउंटेंट को ऐसा कर, तो यहाँ पे 30,000 रुपये लिख दे, 30,000 रुपये लिख दे, ताकि हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कम आएगा, हमारे ऊपर टैक्स कम लगेगा। ऐसा हो सकता है। तो हमें ऐसी चीजों के ऊपर बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। ऐसे कोई भी सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं तो वहां पे हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। कंडीशंस दैट में इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सर्कमस्टांसेस दैट नीड एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस है, फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था कि रेंट रिसीट है और इधर 26 AS है, डिफरेंस आ रहा था, तो हमें क्या चीज करना होगा, हमें ज्यादा चेक करना पड़ेगा, हमें और ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी और हमें चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल रेंट कितना है। ऑब्वियसली हम भरोसा 26 एस पे ज्यादा करेंगे क्योंकि वो एक्सटर्नल सोर्स से आया है, उसके ऊपर हमें ज्यादा रिलायंस है, बट स्टिल हमें और ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी। हमें पता करना पड़ेगा मैनेजमेंट ने यहाँ पे 1,20,000 क्यों लिखा, हमारा कैश बैलेंस नेगेटिव गया है, तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी, हमें और ज्यादा चेक करना पड़ेगा, हमें हर खर्चे को सही से चेक करना पड़ेगा कि क्या ये खर्चा वास्तव में हुआ या नहीं हुआ, कहीं कोई फेक एंट्री दी तो नहीं है जिसकी वजह से कैश बैलेंस नेगेटिव चला गया। हमें देखना पड़ेगा 12 दिसंबर को कैश बैलेंस नेगेटिव गया है, तो उस दिन हमारे क्या क्या खर्चे हुए जिसकी वजह से कैश बैलेंस नेगेटिव गया, और उन सारे खर्चों को हमें बिल्स के जरिए, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के जरिए, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए हमें चेक करना पड़ेगा कि या वो खर्चे सभी सही है या गलत है। तो यहाँ पे आपको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ गए। इन सब चीजों को बोलेंगे हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा फर्स्ट है एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट क्या होता है? एथिकल रिक्वायरमेंट आर दी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। हमारा इंस्टीट्यूट ने कुछ एथिक्स बनाए हैं, प्रोफेशनल एथिक्स बनाए हैं, जो हमारे कोड ऑफ एथिक्स के अंदर इंक्लूडेड है, जो आप फाइनल लेवल पे भी पढ़ते हैं प्रोफेशनल एथिक्स में, वहां पे ये सब चीज कवर की गई है, जिसको ऑडिटर को कंप्लाई करना जरूरी है। ये एक तरह से नैतिक मूल्य है। एथिक का मतलब क्या होता है? कुछ मूल्य जिसको ऑडिटर को कंप्लाई करना पड़ता है, जो एक तरह से नैतिक चीजें पे होती है, जो इंडिविजुअली हर एक इंसान के अंदर होना भी चाहिए, और यहाँ पे ऑडिटर से भी वही चीज एक्सपेक्ट की गई है। इंटीग्रिटी, पहला है इंटीग्रिटी, देन ऑब्जेक्टिविटी, देन कॉन्फिडेंशियलिटी, देन है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, देन है प्रोफेशनल बिहेवियर। तो ये जो चीज है ना दोस्तों, ये चीजें मतलब देखा जाए तो यहाँ पे इतना कुछ पढ़ने का नहीं है इन सब चीजों को पढ़ाने में, क्योंकि ये आपको नाम से पता चल रहा होगा। इंटीग्रिटी का मतलब होता है सर ऑनेस्ट बने रहना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है सर आप अपने जो टारगेट दिया गया है ना आपको, सर आप उस ऑब्जेक्टिव पे बने रहो, आप उससे इधर उधर मत हो जाना। आपका जो ऑब्जेक्टिव है कि रीजनेबल एश्योरेंस देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, आप इसी ऑब्जेक्टिव पे बने रहना। ऐसा नहीं कि कोई आपको 100 रुपए दे दे, 1000 रुपए दे दे और आप अपने ऑब्जेक्टिव से भाग जाओ, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको नाम से पता चल जाएगी। स्टिल वी विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट। तो आइए इंटीग्रिटी का मतलब देखते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है सर? सर इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि ऑडिटर को हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए सर। ऑनेस्ट का मतलब क्या सर? ऑडिटर को क्या पता चला? एक फ्रॉड का पता चला एंटिटी के अंदर। एंटिटी ने बोला, मैनेजमेंट ने बोला कि सर आपको मैं 5 लाख रुपए देता हूँ, आप इस फ्रॉड को रिपोर्ट ही मत करो। यहाँ पे ऑडिटर को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऑनेस्ट बने रहना चाहिए, उसको जो पैसा जो दे रहा है, लालच दे रहा है, उन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, और उसको फेयरली जो भी काम हुआ है उसको करना चाहिए। फ्रॉड है तो उसको प्रॉपरली रिपोर्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब ऑडिटर को हमेशा ऑनेस्ट बने रहना चाहिए और हमेशा फेयर डील करना चाहिए, हमेशा सच्चा और सुंदर व्यक्ति बना रहे, आदर्श इंसान बना रहे। दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है सर? सर ऑडिटर को ना अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान रखना चाहिए, बस उसको जो भी अगर कोई प्रलोभन आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी वाइफ किसी एंटिटी के अंदर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, और मैं उस एंटिटी का ऑडिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा कि मैं अगर उसने कुछ गलती की है, मेरी वाइफ अगर वहां पे चीफ अकाउंटेंट है, वाइफ ने, ये भी मेरी गर्लफ्रेंड का एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर मेरी गर्लफ्रेंड किसी एंटिटी में है और वहां पे वो चीफ अकाउंटेंट है, और अगर मैं उस एंटिटी का ऑडिट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उसकी कभी निकाल पाऊंगा, मैं उसकी गलती निकाल पाऊंगा? कभी नहीं निकाल पाऊंगा सर, मैं नहीं निकाल सकता, ब्रेकअप कर लेगी मेरे साथ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं एक इंडिपेंडेंट ऑडिट ओपिनियन दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। मेरे ऊपर हमेशा उसका इन्फ्लुएंस रहेगा, मैं कभी भी एक अनबायस्ड ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा। तो ऑडिटर को क्या चाहिए? ऐसी एंटिटी जहाँ पे आपकी गर्लफ्रेंड है, जहाँ पे आपके रिलेशन है, उन एंटिटी का आप ऑडिट ही मत करो।
उन एंटिटीज को आप ऑडिट में मत लो, ताकि आप अपना ओपिनियन, आप अपना ऑब्जेक्टिव उसको डिफीट ना करो। दूसरा, सर आप किसी एंटिटी का ऑडिट कर रहे थे और आपकी वहां पे क्या हुआ ना, एक आपको फ्रॉड मिला, ठीक है। वहां के मैनेजमेंट ने आपको बोला कि सर आप ऐसा कीजिए, आप इस फ्रॉड को रिपोर्ट मत कीजिए और आप हमसे पैसा ले लीजिए, ठीक है। ऑडिटर ने क्या किया, पैसा ले लिया। ये हमने पढ़ा है फर्स्ट एग्जाम्पल में भी कि ऑडिटर ने अपनी ऑनेस्टी, अपने ऑडिटर ने अपने ऑनेस्ट इंटीग्रिटी के साथ काम नहीं किया। तो यहाँ पे ऑनेस्ट इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी दोनों चीज डिफीट हो गई, क्योंकि जहां भी ऑडिटर का इंडिपेंडेंस चला गया, जहां भी ऑडिटर बायस्ड हो गया, वहां पे इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी दोनों एक साथ काम करती है। अगर ऑडिटर पैसा लेके उसको रिपोर्ट नहीं करता, तो ऑब्वियसली ऑडिटर ने अपना ऑब्जेक्ट खो दिया, ऑडिटर पैसों में बिक गया, ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव था वो उसको अचीव नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब क्या है, ऑडिटर को क्या चाहिए, हमेशा इंडिपेंडेंट बना रहे, हमेशा फ्री फ्रॉम ऑल इंटरेस्ट रहे, उसको किसी भी तरह के लालच प्रलोभन में नहीं आना चाहिए, उससे उसकी इंटीग्रिटी भी मेंटेन होगी, उसका उसका ऑब्जेक्टिविटी भी मेंटेन होगी। तो कहने का क्या मतलब हुआ, मैंने सेम एग्जांपल यूज किया दोनों के अंदर, क्योंकि जब ऑडिटर इंडिपेंडेंट रहेगा ना, तभी वो इंटीग्रिटी भी बना के रखेगा, तभी वो ऑनेस्ट भी रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहेगा, और उसका ऑब्जेक्टिव पे भी वो अपने चल पाएगा, वो बायसनेस से रहेगा, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से दूर रहेगा। तो ऑडिटर का इंडिपेंडेंस रहना इसलिए भी जरूरी है। इसलिए हम पढ़ रहे हैं जो एसे 200 का नाम है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इंडिपेंडेंस के ऊपर बहुत सारा गाइडेंस है, हम आगे भी पढ़ेंगे, इसको कभी नहीं भूलना। इंडिपेंडेंस को हमेशा, इंडिपेंडेंस ऑडिटर के काम आएगा, प्रोफेशनल एथिक्स में भी काम आएगा, आगे हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे क्वालिटी कंट्रोल में, उसमें भी काम आएगा, ठीक है। तो भाई इंडिपेंडेंट बने रहना है, उससे आपका इंटीग्रिटी भी मेंटेन होगा, ऑब्जेक्टिविटी भी मेंटेन होगा। सर ये मसाला जो लिखा हुआ है आपने, इंटीग्रिटी का मतलब, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब, क्या उसको एज इट इज याद करूँ क्या सर मैं? नहीं सर, याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो भी चलेगा। आईसीए ने तो जो आपका प्रोनाउंसमेंट वाली बुक है उसमें ये सब डिफाइन नहीं किया गया, मैं इसको कहीं और से लेके आया हूँ, ठीक है। तो आपको एज इट इज वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, इवन आपको ये मसाला याद करने की जरूरत भी नहीं होना चाहिए, आपको ये खुद लिखना आना चाहिए, ठीक है। सर टॉपिक पे फिर से आते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है सर? सर हमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट क्लाइंट से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, उसको अपने पास ही रखना चाहिए, उसका ढिंढोरा नहीं पीटना कि सर मुझे ये पता चला कि इस एंटिटी के पास ना इतना धन है, ठीक है। मुझे पता चला सर एचयूएल के पास ना 50 करोड़ रुपए रखा हुआ है, उस 50 करोड़ रुपए कैश रखा हुआ है उस तिजोरी के अंदर, जो है ना ये नाला सोपारा के यहाँ पे बना हुआ है सर। अगर ऐसा बता दोगे ना आप, अगर आपने इससे सबको इन्फॉर्म कर दिया, तो सारे चोर पहुंच जाएंगे और वहां पर सारा अटैक कर देंगे, ठीक है। इतना ज्यादा एग्जाम्पल, ये छोटा एग्जाम्पल लेते हैं ऑडिट के पर्सपेक्टिव में। अगर मैं किसी केमिकल इंडस्ट्री का ऑडिट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पे क्या होता है, जो केमिकल इंडस्ट्री होती है ना, वो क्या करती है, रेशियोज मेंटेन करती है बहुत, किसी भी केमिकल को, किसी भी सॉल्ट को बनाने के लिए, और उसी के बेसिस पे उसका जो प्राइस डिटरमाइन होता है, वो करोड़ों रुपए कमाते हैं। अगर आप किसी भी केमिकल इंडस्ट्री का ऑडिट करोगे ना, तो आप देखोगे साला फर्म का नाम इतना छोटा, लोग जानते नहीं है, लेकिन उसका टर्नओवर करोड़ों में होगा, उसका प्रॉफिट करोड़ों में होगा। तो ये उनकी खासियत होती है, उनका फॉर्मूला होता है, जिसकी वजह से इतना कमा रहे हैं, उनका हुनर है ये कि वो कमा पा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एंटिटी आई जो केमिकल इंडस्ट्री है, मुझे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उनके कुछ पेपर्स पता चले कि जिसमें उसमें रेशियो लिखा हुआ था, ठीक है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। मेरा भाई भी है जो भी केमिकल इंडस्ट्री खोल के बैठा है, लेकिन उसके पास एक ग्राहक नहीं आता, एक कस्टमर नहीं आता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला यार भाई चिंता मत कर, मेरे पास एक मस्त फॉर्मूला पता चल गया है, जिससे हम 25 दिन में करोड़पति बन जाएंगे। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अब बोलिए कैसा करना फेयर होगा? ऐसा करने से क्या होगा, आप अपने क्लाइंट का बिजनेस बर्बाद कर रहे हो, आप अपने क्लाइंट के बिजनेस का जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको मेंटेन नहीं कर रहे हो। एडिटर ऐसा मत करो, आप अपने प्रोफेशन की डिग्निटी को हमेशा मेंटेन करो, जो हमने रेपुटेशन कमाई है उसको हमेशा मेंटेन करो, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको किसी को डिस्क्लोज मत करो। लेकिन दो केसेस है जहां पे आप इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। पहला, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। फर्स्ट एग्जांपल इज इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। सर क्या एग्जांपल है, आपको फ्रॉड का पता चला किसी कंपनी के अंदर, तो कंपनी एक्ट आपको बोल रहा है कि सर अगर आपका फ्रॉड 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है या एक लिमिट से ज्यादा है, तो आप इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करो। वहां पे कंपनी एक्ट ऐसा बोल रहा है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे कंपनी एक्ट को फॉलो करना होगा और इस फ्रॉड को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉ ने बोल दिया। दूसरा, अगर क्लाइंट बोल रहा है कि हाँ आप इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो किसी के साथ और इट इज परमिटेड बाय लॉ, दोनों कंडीशन होना जरूरी है। सेकंड, डिस्क्लोजर इज परमिटेड बाय लॉ एंड ऑथोराइज्ड बाय द क्लाइंट। अगर ये दोनों कंडीशन पूरा हो रहा है, इट इज परमिटेड बाय लॉ एंड ऑथोराइज्ड बाय द क्लाइंट, तो भी आप इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हो। सर एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, रिसेंट केस, जब सुशांत सिंह राजपूत, जब उनकी डेथ हुई थी,
तब उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट को पुलिस ने कस्टडी में लिया था, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसके सारे बैंक अकाउंट की डिटेल पता थी, उसके बैंक्स में कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कितना डेबिट हो रहा है, उन सब चीजों की इन्फॉर्मेशन थी। तो इसलिए उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट को उन्होंने डिटेन किया था। उस केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर ये बाय स्टेच्यूट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स कि वो सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को डिस्क्लोज करे। तो इस केस में आप ऐसा नहीं बोल सकते पुलिस को, नहीं सर हमें कॉन्फिडेंशियलिटी पढ़ाया है शादाब सर ने, हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते, आप उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग वहाँ पे आपका एक कानून आ गया, कानून के सामने सब कुछ छोटे हैं, कानून के हाथ सबसे ज्यादा बड़े होते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। सर जब भी आप ऑडिट करने जा रहे हो ना सर, तो आप अपने आप को पहले तो क्या करो, अपनी जो भी प्रोफेशनल नॉलेज है उसको अपडेट करो। फॉर एग्जांपल सर अभी शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट्स आए हैं, तो आपको क्या चाहिए ना, आप शेड्यूल 3 का अमेंडमेंट पढ़ लो, समझ लो कि क्या क्या अमेंडमेंट्स है, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज का। क्योंकि सर अगर आपको शेड्यूल 3 का अमेंडमेंट ही नहीं पता, तो आप किसी कंपनी की ऑडिट कैसे करेंगे जिसके ऊपर शेड्यूल 3 एप्लीकेबल है। आपको जब एफआरएफ की नॉलेज नहीं रहेगी, शेड्यूल 3 एक एफआरएफ है, तो आप उस एंटिटी को कैसे चेक कर पाओगे कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ। तो आपको क्या चाहिए कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन सब चीजों को एक्सेप्ट करें, उन सब चीजों के बारे में जानकारी लें और अपने आप को अपडेट करें। अब कंटिन्यूअसली नॉलेज को एक्वायर करते रहें और अपने स्किल बेस को बढ़ाते रहें। दूसरा, ड्यू केयर। सर आप जब भी काम करें ना, तो विद ड्यू केयर आप काम करें, डिलीजेंटली काम करें, सो दैट आप कुछ गलती ना करें, आप नेग्लिजेंटली काम ना करें। तो ये दो चीज बोल दिया इसने, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज लिखा हुआ है। उसके बाद है प्रोफेशनल बिहेवियर। सर आप जब भी बिहेव करें ना, तो प्रोफेशनली बिहेव कीजिए। ऐसा नहीं कि सर आप ऑडिट करने गए, आप वहां के मैनेजर के साथ कंधे पे हाथ डाल के खड़े हो, दोनों साथ में चाय पी रहे हो, छुट्टा फूक रहे हो। ऐसा नहीं करना, आपको प्रोफेशनली बिहेव करना है। ये जो हमारा, आपको इंडिपेंडेंट बनना भी है, इंडिपेंडेंट दिखना भी है। आपको लगना चाहिए, सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा अपन से इंडिपेंडेंट है, ज्यादा इनफॉर्मल नहीं होना किसी भी क्लाइंट के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर आप ऑडिटी के साथ, मैनेजमेंट के साथ, जो अकाउंटेंट है, चीफ अकाउंटेंट किसी भी एंटिटी का, उसके साथ आप चाय पे गए, चाय के दौरान ही जो चीफ अकाउंटेंट है उसने आपसे पूछा कि सर आप बताइए हमारे एंटिटी में क्या क्या आपको मिस स्टेटमेंट मिले हैं जो हमें ठीक करना होगा। ऑडिटर ने क्या किया, सब चाय पीते पीते सब बता दिया, ज्यादा ही इनफॉर्मल हो गया। बाद में 4-5 साल बाद पता चला कि उस साल कुछ फ्रॉड हुआ था, जो ऑडिटर पकड़ नहीं पाया। ऑडिटर के ऊपर जो हमारा डिसिप्लिनरी कमेटी है उन्होंने एक्शन लिया। वो ऑडिटर से पूछ रहा है कि सर बताओ तुमने ऑडिट में क्या क्या किया, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, किस किस चीजों पे आपने क्वेरीज की, क्या क्या आपको फाइंड आउट हुआ, ये आप सब बताओ कि आपने क्या क्या एविडेंस गैदर किए थे, क्या क्या आपको डिस्क्रिपेंसीज, क्या क्या मिस स्टेटमेंट मिला था। ऑडिटर बोलता है सर वो मैं ना चाय पीने गया था उसके साथ, तो सर मैंने सारी चीजें ना तभी बता दी। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आपको क्या करना चाहिए था, ऑडिटर को क्या करना चाहिए था, आप खुद बताओ कि उसको क्या करना चाहिए था। उसको प्रॉपर चैनल से आइदर मेल लिखता या एक लेटर लिख के देता वहां के इंचार्ज को कि सर हमें ये डिस्क्रिपेंसीज मिली है और इसको आप ठीक करो, और उस पेपर को अपने ऑडिट जो वर्किंग है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, उसका अपनी वर्किंग फाइल में लगाता एज पर एस 230 जो हम पढ़ेंगे आगे जाके। मतलब उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करता कि हमने क्या ऑडिट मेमो इश्यू किया, मतलब हमारे क्या क्या क्वेरीज थी, मैनेजमेंट ने उसके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्स किया। ये सब चीजें हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए था। आपने किया कैसा, हमारे ऑडिटर ने ना, नहीं सर चाय पीते वक्त बता दिया सब कुछ। ऐसा करना नहीं है, आपको प्रोफेशनली बिहेव करना है। आपको जो ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से हमारे प्रोफेशन पे दाग लगे। आपको हमेशा एक अच्छा बिहेव करना है, प्रोफेशनली बिहेव करना है। तो भैया हमारा हो गया रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया। पहला था इथिकल रिक्वायरमेंट, इसके अंदर पड़ा इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। दूसरा है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, मतलब क्वेश्चनिंग माइंड, हमेशा अलर्ट रहने का, दिमाग में घंटी बजते रहना चाहिए, हमेशा हर चीज को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करने का, उसको देखना परखना, हर चीज थोड़ा अलर्ट रहने का। प्रोफेशनल जजमेंट, सर आपको जो भी ज्ञान है, जितना भी आपने कमाया है, एक्सपीरियंस लिया है, जितनी भी आपको नॉलेज है, उन सब को ध्यान में रख के जजमेंट लेने का। फालतू ऐसे जजमेंट नहीं लेना कि बस हाँ ठीक है सिचुएशन में जो भी हुआ, हाँ ऐसा आ रहा है कि ठीक है जजमेंट ले लो, आपने ना लो पढ़ा ना आपने रिलेवेंट स्टैंडर्ड देखा, यार ये इस सिचुएशन में ये एक्शन लेना चाहिए, ये हमारा स्टैंडर्ड भी बता रहा है, लेकिन आपने वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया। ठीक है, आपने उस स्टैंडर्ड को पूरा इग्नोर कर दिया और आपने उस पर डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं करना। आपको जो भी ऑडिट एविडेंस है वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होना चाहिए। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी, मतलब रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस। उसके बाद कंप्लायंस विद एसेस, आपको सभी ऐसे का कंप्लाई करना चाहिए।
अब आते हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैं आपको बोल रहा था कि इनहेरेंट लिमिटेशंस बहुत देर से पढ़ रहे थे, क्या होता है इनहेरेंट लिमिटेशन। हमने कहाँ कहाँ पढ़ा सर? सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव के अंदर, सर ऑब्टेन करना है हमें रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस क्यों? एब्सोल्यूट क्यों नहीं? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस होता है इसलिए। ऑडिट रिस्क क्यों होता है सर? हमारा डिटेक्शन रिस्क क्यों होता है? डिटेक्शन रिस्क इसलिए होता है क्योंकि हमारे इनहेरेंट लिमिटेशंस भी होती है। यहाँ भी हमने पढ़ा था सर कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेना है, ना कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, ना कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्यों? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस होता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि क्यों होता है इनहेरेंट लिमिटेशंस। जो हमारा स्टैंडर्ड है, ये ऑडिटर को बस ये बोल रहा है कि सर आप ऑडिट जो कर रहे हो वो एज पर स्टैंडर्ड करो, सो दैट आप अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट बना सको, एक आप अच्छे कंक्लूजन पे पहुंच सको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट है और इट इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एफआरएफ इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट। मतलब आपसे बोल रहा है कि आप रीजनेबल एश्योरेंस लो, एब्सोल्यूट एश्योरेंस मत लो, क्योंकि हमारी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है। एक तो मैंने आपको बता दिया था कि हमारे जो ऑडिट एविडेंसेस होते हैं वो होते हैं पर्सुएसिव rather than कंक्लूसिव। मतलब जो ऑडिट एविडेंस का नेचर ही कुछ ऐसा है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो मैनेजमेंट ने बोला है, जो मैनेजमेंट ने एविडेंस दिए हैं वो हुआ है। अगर मैनेजमेंट बता रहा है कि इतने रुपए का परचेज बिल है, तो हम ये मान के चलेंगे इतना परचेज बिल, इतना परचेज हुआ है, ये बिल से सपोर्टेड है, तो हम मान के चलेंगे कि हाँ मैनेजमेंट ने इतना परचेज किया है और इसकी रिपोर्टिंग कर दी है। ठीक है, रिपोर्टिंग हम चेक कर लेंगे, लेकिन जो बिल है उस पर बेसिस पे हम ये मानेंगे कि हाँ मैनेजमेंट ने इतना ही परचेज किया है। तो यहाँ पे हम फैक्ट नहीं देखेंगे, हम उसके पीछे इन्वेस्टिगेट नहीं कर देंगे कि चलो उस पार्टी के पास चलते हैं, उस पार्टी का जाके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने चलते हैं कि क्या उस पार्टी ने भी रिपोर्टिंग किया नहीं की। इतना काम हम नहीं कर सकते। ठीक है, ऑब्वियसली हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लेंगे, बट हम उसके पीछे क्या चल रहा है, उसके पीछे हो सकता है कि वहां भी एंट्री की गई हो या हमारा एंटिटी ने उसका फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया हो जीएसटी के अंदर अपनी लायबिलिटी को कम करने के लिए। ऐसे बहुत सारे झोल चलते रहते हैं मार्केट के अंदर, तो आप इतना सब कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। आपका जो ऑडिट एविडेंस है वो हम मान के चलते हैं कि हाँ आपने जो हमें दिया है वो सही है। तो हमारा जो ऑडिट एविडेंस का नेचर होता है वो पर्सुएसिव होता है rather than कंक्लूसिव। उसके पीछे फैक्ट क्या है वो हमें नहीं पता होता, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे जो काम है ऑडिट है उसके अंदर इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है। दूसरा क्या होता है सर? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर हमने एस्टिमेट किया हमारा जो हमने एक एसेट परचेज की और जो हमारा उसका एस्टिमेट था कि ये 10 साल तक चलेगी। हमारी एसेट थी सर 1 लाख रुपए की, और हमने ये एस्टिमेट किया कि सर ये 10 साल तक चलेगी, 10 साल तक हमारा काम देगी। हमने क्या किया सर, 10 साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज, 10 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज बना दिया और हमने हर साल 10,000 रुपये चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। सर हमें 5वें साल पता चला कि इसकी लाइफ ना सर 5 ही साल है, इससे ज्यादा ये काम नहीं करेगी, इसने दम तोड़ दिया सर 5वें साल आगे। तो हमें तो सर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना चाहिए था? 5 साल ही चार्ज करना चाहिए था, लेकिन आपने तो 10 साल चार्ज किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपका पीएनएल अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो आ रहा है 10,000, लेकिन होना कितना चाहिए था? 20,000। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे एस्टिमेट्स थे ना वो चेंज हो गए, इसकी वजह से हमारा डेप्रिसिएशन है वो कम चार्ज हुआ और प्रॉफिट हमारा ज्यादा आ गया। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, हमारा प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है। ठीक है, हमारे क्या है कि पिछले 10 साल से जो प्रोविजन फॉर बेड डेट चल रहा है 5% चल रहा है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ 5% ही ऐसे डेटर्स हैं जो इंस्टॉलमेंट हो जाते हैं या जो लड़ाई झगड़ा करके हमारा पैसा खा जाते हैं, हमें पैसा नहीं देते। लेकिन सर क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर 2021 का एक डेटर था, उसने क्या किया, अक्टूबर 2021 में हमें बोला कि सर मैं पैसा नहीं दूंगा, और उसका जो अमाउंट था वो काफी मेजर था। उसकी वजह से हमारा जो बेड डेट्स हुआ वो 10% हो गया। तो हमने तो एस्टिमेट किया था 5%, लेकिन एक्चुअल हुआ कितना, 10%। तो यहाँ पे हमारा एस्टिमेट चेंज हो गया, इसकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया था हमने वो गलत आ रहा है। गलत नहीं है, ये हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर है कि हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कुछ एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एस्टिमेट का सहारा लेना पड़ता है। इस वजह से कुछ चेंजेस, कुछ हो सकता है प्रॉफिट में ऊपर नीचे होने का चांस बना रहता है। इसीलिए हमारा ये एक तरह से इनहेरेंट लिमिटेशंस भी है कि हम ये सर्टिफाई नहीं करके देते कि सर नहीं आपका प्रॉफिट इतना ही है। हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सर ये डेटर ना 1 साल बाद आपको ऐसे मना करेगा, हमें क्या पता, हमने फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं किया। हमें क्या पता कि सर ये एसेट 5 साल ही काम करेगी, हमने तो 10 साल का सोचा था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से उसका ज्यादा हमने बहुत यूज किया, रिपेयर मेंटेनेंस नहीं किया, इस वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर पाई और 5 साल में ही उस एसेट ने दम तोड़ दिया। ये हमें क्या पता, हमने तो एस्टिमेट किया था। तो ये एस्टिमेट की वजह से ही कुछ चांसेस होता है कि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाते कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल करेक्ट बना है, बिल्कुल करेक्ट बना है, ऐसा नहीं बोल पाते। हम ये बोलेंगे सर हमने एस्टिमेट किया था, हमारा देखो ये हमारे पास ना ये रजिस्टर्ड पर्सन है जो एस्टिमेट करता है। ठीक है, ये बंदा एस्टिमेट लगाने में एक्सपर्ट है। ठीक है,
एक्चुअली है, ये एस्टिमेट अच्छे से करता है। हमने इंजीनियर का भी सहारा लिया, इंजीनियर है तो इंजीनियर बता रहा है कि सर हमारा जो एस्टिमेटेड लाइफ है इस एसेट की वो 10 साल ही है, हमारे पास वो डॉक्यूमेंट में भी रखा हुआ है। तो लेकिन जब एक्चुअल बात आई, जब एक्चुअल एसेट का यूज हुआ तो वो 5 साल में ही लिपट के रह गया। तो सर यहाँ पे हमने सारे रीजनेबल एश्योरेंस लिया था, हमने इतने सारे चीजों लोगों से डिस्कस किया, इंजीनियर से डिस्कस किया, कंपनी से डिस्कस किया, लेकिन क्या हुआ सर, फाइनली एसेट इतना ज्यादा यूज में आया कि उसका लाइफ ही 5 साल रह गया। रिपेयर मेंटेनेंस का प्रॉपर नहीं हो पाया, इसलिए उसका लाइफ 5 साल रह गया। तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में ऊपर नीचे हो सकता है कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बिल्कुल एब्सोल्यूट पोजीशन नहीं बता पाए, तो इस वजह से भी हमारा ऑडिट का इनहेरेंट लिमिटेशंस होता है। दूसरा, ऑडिट एविडेंस मैंने बता दिया कि ऑडिट एविडेंस जो होते हैं वो पर्सुएसिव होते हैं rather than कंक्लूसिव। हम ऑडिट एविडेंस के पीछे क्या हुआ है उसकी जांच पड़ताल करने नहीं जा सकते। सर हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया 1 लाख रुपए और हमने किसी एक्सवाइजेड कंपनी को ये पैसा दिया, हम एक्सवाइजेड कंपनी के पास जाके उससे एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं, उससे जाके एक इंक्वायरी कर सकते हैं, एक लेटर लिख सकते हैं, लेकिन एक्सवाइजेड कंपनी वास्तव में एग्जिस्ट कर रही है, वो एंटिटी के इंडिपेंडेंट है, उसके बारे में जांच पड़ताल करना पूरा वो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑडिटर है, इन्वेस्टिगेटर नहीं है। टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन दी ऑडिट, सर हमें ऑडिट को ना, हमारी एक फीस होती है सर, उस फीस के अंदर करना पड़ता है और हमारे एक टाइम फ्रेम होता है। फॉर एग्जांपल हमें 1 महीना का टाइम दिया जाता है, मैनेजमेंट हमें आके बोलता है कि सर आज 1 जुलाई है, सर आप 31 जुलाई तक हमें ये ऑडिट करके दे दो, हमारे पास इतना ही टाइम है क्योंकि इसके बाद हमारा मीटिंग है, उसके बाद शेयर होल्डर्स का मीटिंग है, सबका मीटिंग है, सब डेट फिक्स है, आपको इस टाइम के अंदर ही ऑडिट करना है। तो ऑडिटर के ऊपर एक प्रेशर होता है ऑलरेडी कि हमें इस टाइम फ्रेम के अंदर इस ऑडिट को करना होता है। बहुत सारी ऑडिट होती है, एक ही ऑडिट थोड़ी है कि 1 महीने में किसी एक ही बंदे की ऑडिट करेंगे, बहुत सारे क्लाइंट भी होते हैं, इन सभी क्लाइंट का ऑडिट 1 महीने में मैनेज करना, ये सभी एक ऑडिटर्स के लिए चैलेंज होता है, जिस वजह से हो सकता है कि कुछ मिस स्टेटमेंट रह जाए, कुछ गलतियां रह जाए। तो क्या सर, अगर एक और क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तीनों तो ऑलमोस्ट सेम ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। तो अगर ऐसा होता है कि सर मैंने फाइनेंशियल ईयर 2021 का ऑडिट किया और 2026-27 में एक चीज पता चली कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में एक फ्रॉड हुआ था जो शादाब पकड़ नहीं पाया, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि शादाब ने ऑडिट अच्छे से नहीं किया, शादाब ने बिल्कुल नेग्लिजेंट था, शादाब ने ड्यू डिलीजेंस नहीं दिया, मतलब ड्यू डिलीजेंस को फॉलो नहीं किया, शादाब बिल्कुल नेग्लिजेंट था, ऑडिट अच्छे से नहीं किया, एसएस फॉलो नहीं किए, क्या कोई ऐसा बोल सकता है? ऐसा नहीं बोल सकता। प्रोवाइडेड अगर मैंने ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किया है, मैंने उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया है। ऑडिट वर्किंग बनाना पड़ता है हमें, जब भी हम ऑडिट करते हैं ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं पहले हम कि हमें ऑडिट में क्या क्या कवर करना है, हम आगे पढ़ेंगे। ऑडिट को प्लान करते हैं, फिर हम उसमें लिखते हैं कि हमने एक चेकलिस्ट बनाते हैं कि सेल्स का ऑडिट किसने किया था, शादाब हुसैन की टीम में 10 मेंबर है, तो हमारी टीम में से जो सेल्स है उसका ऑडिट इस बंदे ने किया था, उसके बाद रिव्यू किया था एक सीनियर पार्टनर ने और उसको फाइनली इस बंदे ने साइन किया था। तो एक हर चीज का हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं। अगर मेरे पास वो सब चीजें हैं और मैं बता सकता हूँ कि देखो मैंने ऑडिट इतने अच्छे से किया था, लेकिन इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से ये फ्रॉड पकड़ ना आ पाया, ये मिस स्टेटमेंट हम पकड़े नहीं पाए, इस वजह से हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर कुछ बाद में अगर कुछ सब्सिक्वेंट डिस्कवरी होती है किसी मटेरियल मिस स्टेटमेंट की, तो इट डजंट मीन कि ऑडिटर ने ऑडिट अच्छे से नहीं किया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। आज का लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा स्कोप ऑफ ऑडिट। पहला हमने पढ़ा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बनाना होगा। ऑडिटर का काम क्या है? ऑडिट करना। और ऑडिटर का पर्पस क्या है? ऑडिट का पर्पस है टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि ऑडिटर को क्या करना है? रीजनेबल एश्योरेंस गैदर करना है, ना कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस। रिक्वायरमेंट पढ़ा था, एथिकल रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, sufficient and appropriate audit evidence and compliance with the SAs। एथिकल रिक्वायरमेंट में क्या चीजें हैं? 5 पॉइंट है सर, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। सर मसाला भी पढ़ना है क्या अंदर? हर चीज लाइन बाय लाइन नहीं भाई, रट्टा नहीं मार सकते, आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, हो सकता है आप थोड़ा डिबेट करो, कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड आप जो कीवर्ड्स है उनको ध्यान में रखो और आपका लैंग्वेज प्रॉपर होना चाहिए। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी हमने पढ़ लिया था, इसके कुछ क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है ये भी हमने पढ़ लिया, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। और इनहेरेंट लिमिटेशन, इस पे थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ यू लाइक, प्लीज क्लिक ऑन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।